हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 का पॉलिटिकल साइंस को लेकर के आए हैं, जिसमें आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 चुनावी राजनीति। तो चैप्टर 4 में हम लोग पढ़ेंगे चुनावी राजनीति। तो सबसे पहले हम लोग चुनावी राजनीति के बारे में जान लेते हैं कि चुनावी प्रक्रिया क्या है। तो चुनाव या निर्वाचन लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चुनाव लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसके द्वारा जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। चुनावी प्रक्रिया के द्वारा ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्र के लोग विधायिका और कभी कभी न्यायपालिका और कार्यपालिका को भी विभिन्न पदों पर आसीन करते हैं, यानी विभिन्न पदों पर नियुक्त करते हैं, चुनते हैं अपना प्रतिनिधि को। तो इसे ही चुनाव कहा जाता है। चुनाव के द्वारा ही स्थानीय एवं शैक्षणिक निकायों के लिए व्यक्तियों का चुनाव होता है। चुनावी प्रक्रिया के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति को स्थानीय स्तर पर या फिर क्षेत्रीय स्तर पर किसी भी व्यक्ति का चुनाव होता है, चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही। तो ये थे चुनावी प्रक्रिया। आइए इस चुनावी राजनीति के चैप्टर से कुछ प्रश्नों को देखते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है? तो हमें चुनाव की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुन सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही हम अपने शासक को, अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सकते हैं और इसीलिए चुनाव की ज़रूरत होती है। इसलिए ज़्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं, यानी जनता का शासन होता है, लेकिन जनता अपने प्रतिनिधि चुनते हैं चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा, और उन प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता शासन करती है। अगर चाहे तो जनता उन प्रतिनिधियों को बदल भी सकती है। तो यही है चुनाव, और यही कारण है चुनाव का ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, चुनाव क्या है? तो चुनाव वह प्रक्रिया है जिससे लोग एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके। चुनाव वह प्रक्रिया है जिससे लोग एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके तथा यदि इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके। तो इस व्यवस्था का नाम ही चुनाव है। चुनाव प्रक्रिया के द्वारा ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और इच्छा अनुसार अपने प्रतिनिधि को बदल देती है, और जो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं वो जनता के बातों को जाकर के संसद में रखते हैं, जनता के सारी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते हैं और सुलझाते हैं। और अगर जनता उनसे नाराज़ होती है या लगता है जनता को कि जो प्रतिनिधि हैं वो उनकी बातों को, समस्याओं को सुलझाने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो जनता उसे बदल भी सकती है। इसी को चुनाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, चुनाव में मतदाता किस प्रकार से चुनाव करते हैं? तो चुनाव में मतदाता कई एक प्रकार से चुनाव करते हैं। उसमें पहला है, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले चुनाव कर सकते हैं। सरकार बनाने के लिए और बड़ा फैसला करने के लिए चुनाव कर सकते हैं। मतदान का कई प्रक्रिया है। दूसरा है, वे अपने लिए कानून बनाने वाले चुनाव कर सकते हैं, यानी जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुने जाते हैं वो संसद में जाकर वही कानून बनाते हैं। थर्ड है, वे सरकार तथा उसके द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। तो ये है चुनाव में मतदान के प्रकार। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या क्या है? तो लोकतंत्र चुनाव की न्यूनतम शर्तें निम्नलिखित है। जो पहला है, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा, यानी हर किसी को मताधिकार प्राप्त है। हर किसी भी व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है, चुनाव में भाग लेने की अधिकार प्राप्त है, तथा हर किसी को मताधिकार को मत का समान मूल्य होता है। हर एक व्यक्ति का मत का समान मूल्य होता है। और दूसरा है, चुनाव में कुछ विकल्प उपलब्ध हो
पार्टियों तथा उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की पूरी आज़ादी हो तथा मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करे। तीसरा है चुनाव का अक्सर नियमित अंतराल पर उपलब्ध होता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा है लोग चुनाव की प्रक्रिया कुछ नियमित अंतराल पर, जैसे हाँ हमारा लोकसभा चुनाव 5 साल पर कराया जाता है, तो उसी तरह से चुनाव की प्रक्रिया नियमित अंतराल पर उपलब्ध होता रहे। चौथा है लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए, जिसका लोग चाहते हैं उसी का चुनाव होना चाहिए। पांचवा है कि चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से कराए जाने चाहिए। चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से उम्मीदवार का चुनाव कर सके। अपनी इच्छा के अनुसार अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की प्रक्रिया होगी तो जनता अपनी इच्छा के अनुसार उम्मीदवार को चुन सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद होते हैं? तो लोकसभा और विधानसभा का चुनाव 5 वर्षों के बाद होता है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव। तो प्रथम लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, इसके बारे में आप लोग जानते हैं? तो थोड़ा सा जान लीजिए। अगर नहीं जानते हैं तो अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, भारत देश स्वतंत्र होने के बाद 1947 में स्वतंत्र होने के बाद 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करने के बाद 1952 में भारत का पहला आम चुनाव संपन्न हुआ था। पहला आम चुनाव 1952 में भारत का संपन्न हुआ था। तत्पश्चात देश में पहली बार 1952 में लोकसभा का गठन हुआ और इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 364 सीटों के साथ सत्ता में आ गई। तो ये थे हमारे चुनाव। लोकसभा विधानसभा चुनाव कितने वर्ष बाद होता है? तो 5 वर्ष बाद होता है। आम चुनाव किसे कहते हैं? तो सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे ही आम चुनाव कहा जाता है। सभी अलग अलग क्षेत्र में एक ही दिन या फिर अलग अलग अंतराल में चुनाव की प्रक्रिया कराई जाती है, उसे ही आम चुनाव कहा जाता है। यानी जनता द्वारा वोट देने का अधिकार दिया जाता है। जनता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और इसी को आम चुनाव के नाम से जाना जाता है। उपचुनाव किसे कहते हैं? तो कई बार केवल एक क्षेत्र में चुनाव जो किसी सदस्य की मृत्यु अथवा इस्तीफे से खाली हो, जब सीट खाली हो जाता है तो इसे ही उपचुनाव कहा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रतिनिधि होते हैं उनको आकस्मिक मृत्यु हो जाने के बाद या फिर इस्तीफे दे देने के बाद वह सीट खाली हो जाता है, तो इस खाली सीट को के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होता है बीच में, तो इसी को ही उपचुनाव कहते हैं। उसके बाद है निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? चुनाव के उद्देश्यों से पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है। पूरे देश को कई क्षेत्रों में बांट दिया गया है और इसी क्षेत्र को ही निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। तो किसी एक क्षेत्र में के चुनाव प्रक्रिया या फिर कई एक क्षेत्र को चुनाव प्रक्रिया एक साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्र में बांट लिया गया है? तो 543 निर्वाचित क्षेत्र में लोकसभा चुनाव के लिए भारत को बांट लिया गया है। 543 निर्वाचित क्षेत्र। सांसद सदस्य किसे कहते हैं? तो प्रत्येक क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधियों को सांसद सदस्य कहते हैं। जितने भी क्षेत्र से प्रतिनिधि चुन करके आते हैं उन्हें ही सांसद सदस्य कहा जाता है। वे सांसद का सदस्य बन जाते हैं। प्रतिनिधि जो प्रत्येक क्षेत्र से चुन करके आते हैं तो उन्हें ही सांसद का सदस्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण विशेषता है, लिखिए। तो हर वोट का बराबर मूल्य होता है। हर एक वोट का मूल्य बराबर होता है। इसी को लोकतांत्रिक चुनाव की महत्वपूर्ण विशेषता कहते हैं। यानी लोकतांत्रिक चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता है हर वोट का बराबर मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायक किसे कहते हैं? तो विधानसभा की सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहते हैं। विधानसभा की सीटों से जो निर्वाचित प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं
उन्हें ही विधायक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वाचन क्षेत्रों को सीट क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि हर क्षेत्र सांसद अथवा विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए निर्वाचन क्षेत्र को सीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने सीटें आरक्षित की है? तो लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए 79 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटों के आरक्षण मिला हुआ है। लोकसभा के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए, तो लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए 79 तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें आरक्षित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतदाता सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं? तो लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले लोग की सूची चुनाव से काफ़ी पहले बना ली जाती है तथा हर किसी को दे दी जाती है। इसे आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं। आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में वोटर लिस्ट कहा जाता है कि वो, और लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में देखते हैं कि हमारा नाम वोटर लिस्ट में है या कि नहीं, या नहीं। अगर वोटर लिस्ट में उनका नाम रहता है तो मतदान दे सकते हैं, वो नहीं, उनका मतदान देने का अधिकार होता है। इसीलिए चुनाव प्रक्रिया से पहले हर बार, जितने बार भी चुनाव की प्रक्रिया होती है उससे पहले हर किसी को यह वोटर लिस्ट को दे दिया जाता है। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसमें शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कारण है कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है? तो सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो, इसी के लिए ही मतदाता सूची को सुधारा जाता है, ताकि सभी मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं। इसलिए हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोट डालने का अधिकारी होने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वोट डालने का अधिकारी व्यक्ति को 18 वर्ष होना चाहिए। 18 वर्ष का उम्र अगर हो जाता है तो वह व्यक्ति वोट डालने का अधिकारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उम्मीदवार बनने की निम्नतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उम्मीदवार बनने के लिए निम्नतम उम्र 25 वर्ष। लोकसभा के लिए निम्नतम उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए निम्नतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, टिकट किसे कहते हैं? तो पार्टी के मनोनयन के समान भाषा में टिकट कहते हैं। जो पार्टी को मनोनयन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है, उसी को ही समान भाषा में टिकट कहते हैं। प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन चीज़ों का विवरण देना पड़ता है? तो प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए निम्नलिखित चीज़ों का विवरण देना पड़ता है। जैसे पहला है, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले। अगर किसी उम्मीदवार के खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं तो उसका विवरण देना आवश्यक हो जाता है, तो उसका विवरण भी देना पड़ता है। दूसरा है, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता क्या है, उसका विवरण देना पड़ता है। तीसरा है, उम्मीदवार तथा उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा। उम्मीदवार का कितना संपत्ति है, पूरा संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता है, देनदारियों का ब्यौरा देना पड़ता है उम्मीदवार को। तो प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना पड़ता है, और किसी प्रकार का अगर आपराधिक मामले चल रहे हैं तो उसका विवरण देना पड़ता है और संपत्ति का विवरण देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने तथा मतदान की तारीख के बीच कितना समय प्रचार के लिए दिया जाता है? तो लगभग 2 सप्ताह प्रचार के लिए दिया जाता है। हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा तथा मतदान की तारीख के बीच लगभग 2 सप्ताह का समय दिया जाता है प्रचार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, इंदिरा गांधी के नेतृत्व करने वाली कांग्रेस पार्टी 1971 में लोकसभा चुनाव के दौरान कौन सा नारा दिया था? तो इंदिरा गांधी का लोकसभा जब चुनाव हो रहा था 1971 का,
तो उस लोकसभा चुनाव में 1971 लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, गरीबी हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, 1977 में हुए अगले लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने कौन सा नारा दिया था? तो 1977 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो उस लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। जनता पार्टी द्वारा यह नारा दिया गया था, लोकतंत्र को बचाओ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में किसको नारा दिया था? तो जीवन जोतने वाले को नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1983 में 1983 ईस्वी के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दौरान तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने किसका नारा दिया था? तो तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया था तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 6, चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार अथवा पार्टी कौन से काम नहीं कर सकता है? तो चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार अथवा पार्टी मतदाता को प्रलोभन नहीं दे सकता है, घूस देने अथवा धमकी नहीं दे सकता है। किसी को घूस भी नहीं दे सकता, किसी को धमकी भी नहीं दे सकता, धमकी दे करके अपना वोट हासिल नहीं कर सकता है। मतदाता को प्रलोभन भी, किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दे सकता है। दूसरा है उसके जाति अथवा धर्म का नाम पर वोट मांगना गलत है। अगर जाति या धर्म के नाम पर कोई वोट मांग रहा है तो वह गलत है, जाति या धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकता है। तीसरा है चुनाव अभियान में सरकारी साधनों का उपयोग करना, चुनाव अभियान के दौरान सरकारी साधनों का उपयोग नहीं कर सकता है। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या फिर विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रतिनिधि निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या फिर विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। हमारे देश के सभी आदर्श आचार संहिता के अनुसार पार्टी को किन चीज़ों को करने की मनाही है? तो हमारे देश में सभी आदर्श आचार संहिता के अनुसार पार्टी को सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग करने की मनाही है। दूसरा है चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं करना है। तीसरा है चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना या शिलान्यास बड़े नीतिगत फैसले अथवा लोगों की सुविधाएं देने वाले वादे नहीं कर सकते हैं। किसी प्रकार के लोगों को सुविधा देने वाले वादों को नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकता है कोई भी प्रतिनिधि। और धर्मस्थल का उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। सरकारी वाहन, विमान या अधिकारियों को चुनाव में उपयोग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। चुनाव संरचना का वर्णन करो। चुनाव संरचना क्या है? तो चुनाव का अंतिम चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। चुनाव का अंतिम चरण में क्या होता है? मतदाता अपना वोट देते हैं। तो इस दिन को आम भाषा को चुनाव कहा जाता है और इसी दिन को आम भाषा के रूप में इसे चुनाव कहा जाता है। मतदाता सूची में शामिल नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में शामिल मतदान केंद्र पर जाता है और यह केंद्र अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल अथवा सरकारी इमारत में बना होता है। वोट देने का मतदाता सूची में शामिल नाम वाला हर व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है वह हर व्यक्ति अपने इलाके में शामिल मतदान केंद्र पर जाता है और यह मतदान केंद्र अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या फिर सरकारी इमारत में बना होता है। कोई भी सरकारी स्कूल होना चाहिए या सरकारी इमारत होना चाहिए, स्थानीय स्कूल होना चाहिए। उसमें अस्थायी रूप से
बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति प्रदान करते हैं। मतदाता के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। मतदान के लिए मशीन के ऊपर विभिन्न उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह बने होते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक जो मशीन होता है, वोटिंग मशीन होता है, उसके ऊपर उम्मीदवारों के नाम रहता है और उस उम्मीदवार के नाम के सामने उनके चिन्ह भी बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी अलग चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस भी उम्मीदवार का अपना वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन को केवल एक बार दबाना होता है। जिसका भी चुनाव देना चाहते हैं मतदाता जिस भी पार्टी का, तो उस पार्टी का चुनाव चिन्ह के आगे का बटन जो रहता है उसी को सिर्फ एक बार दबाना होता है। मतदान पूर्ण हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीन को सील करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। जब मतदान की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो वोटिंग मशीन को सील करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। तो इसी को चुनाव संरचना कहा जाता है। चुनाव के दिन अधिकांश खबर में किस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना होती है? तो चुनाव के दिन अधिकांश खबर में निम्न प्रकार की गड़बड़ी की सूचना होती है। पहला है मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नाम को गायब करने की। मतदाता सूची में फर्जी नाम को डालने की गड़बड़ी की सूचना मिलती है और असली नाम को गायब करने की सूचना मिलती है। दूसरा है अमीर उम्मीदवारों की बड़ी पार्टियां द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करने की गड़बड़ियाँ की भी सूचना मिलती है। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधा और अधिकारियों को दुरुपयोग की भी सूचना मिलती है। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराना, इस तरह की सूचना भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में चुनाव आयोग के अधिकार लिखिए। भारत में चुनाव आयोग का क्या अधिकार है उसके बारे में लिखिए। तो भारत में चुनाव आयोग का निम्नलिखित अधिकार है। पहला है चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजे की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन प्रत्येक पहलू पर निर्णय होता है। हर एक पहलू पर चुनाव प्रक्रिया के संचालन चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनावी नतीजों की घोषणा तक ये संचालन प्रत्येक पहलू पर निर्णय होता है। दूसरा है यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है। आदर्श चुनाव संहिता को लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाली पार्टियों और उम्मीदवारों को सजा देता है। अगर कोई भी पार्टी या उम्मीदवार चुनाव संहिता जो लागू किया जाता है उसका उल्लंघन करता है चुनाव संहिता को, तो उसको सजा दी जाती है। चुनाव आयोग चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। अगर चुनाव आयोग चाहे तो चुनाव के दौरान सरकार को किसी प्रकार का दिशा निर्देश मानने का आदेश दे सकता है। इसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग रोकना अथवा अधिकारियों का तबादला करना भी शामिल है। अगर चुनाव आयोग चाहे तो सरकारी मशीन का दुरुपयोग को रोक भी सकती है और अधिकारी को तबादला भी कर सकती है। तो ये चुनाव आयोग का यह अधिकार है कि कोई भी अधिकारी अगर किसी चीज़ का उल्लंघन कर रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको तबादला कर सकती है। चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न रहकर चुनाव आयोग के अधीन काम करता है। चुनाव के दौरान चुनावी ड्यूटी पर जो अधिकारी होते हैं, तैनात अधिकारी होते हैं, वे सरकार के नियंत्रण में नहीं होते हैं। वे चुनाव आयोग के अधीन रह करके काम करते हैं, चुनाव आयोग के नियंत्रण में रह करके काम करते हैं। तो ये चुनाव आयोग का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन करें। चुनाव में लोगों की भागीदारी क्या है? तो चुनाव में लोगों की भागीदारी का पैमाना मुख्यतः मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है। मतदान की योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने वास्तव में मतदान किया है, यह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत काफ़ी गिरा है। भारत में यह
तो स्थिर रहा या फिर ऊपर गया है। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी ये होता है कि बहुत ही भागीदारी का पैमाना मुख्यतः मतदान करने वाले लोगों के आंकड़ों को बनाया जाता है, और मतदान योग्यता रखने वाले कितने प्रतिशत लोगों ने वास्तव में मतदान किया है वह हिसाब लगाना मुश्किल नहीं है। पिछले 50 वर्षों में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में लोकतांत्रिक देशों में मतदान का प्रतिशत काफ़ी गिरा है, लेकिन भारत में या तो स्थिर रहा है या फिर काफ़ी ऊपर आया है, गिरा नहीं है। भारत में अमीर और बंदे लोगों की अपेक्षा गरीब, निरक्षर और कमज़ोर लोग ज़्यादा संख्या में मतदान करते हैं। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनाव के जरिए ही वे राजनीतिक दल पर अपने अनुकूल नीति तथा कार्यक्रमों के लिए दबाव डाल सकते हैं। उन्हें लगता है कि देश के शासन संचालन के तरीका निर्धारित करने में उनके वोट महत्व देते हैं। चुनाव में ज़्यादा मतदाताओं ने किसी न किसी प्रकार की भागीदारी जरूर की है। आधे से ज़्यादा लोगों ने सोमवार को किसी न किसी दल के नज़दीक बताया है। तो ये थे आज के चुनावी राजनीति चैप्टर से कुछ प्रश्न। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।